नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे। संविधान के निर्माण के बारे में समझेंगे। आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा जाएगा कि क्या कारण थे और कैसे ये इतिहास से प्रभावित है हमारा संविधान। देखिए दोस्तों, एक बात अगर हम समझें यहाँ पर, तो एक बात समझने योग्य ये है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और विभिन्नताओं का खासकर देश है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक, अगर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी विभिन्नताएं मिलेंगी। और यहाँ पे जिस तरह से भाषा की विभिन्नता, कहीं पे भाषा अलग है तो कहीं पे वेशभूषा अलग है। प्राकृतिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर पर्वत पठार है तो कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पे रेगिस्तान है। तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश के विभिन्नताओं के देश में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। लॉ, कानून व्यवस्था को देखना है, आर्थिक विकास को देखना है, किसानों को देखना है और सरकार चलानी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करना पड़ता है। तो आखिर ये सब सारी चीज़ें होती कैसे हैं और किस प्रोटोकॉल पे चलती हैं? कोई व्यवस्था है क्या? उस व्यवस्था के आधार पर चलती है, चीज़ें मैनेज होती हैं, या फिर क्या कारण है? दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए, उसे संगठित रूप में, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उस देश में संविधान होता है। उसी तरह से भारत में भी संविधान के ही द्वारा पूरा देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाती हैं। और उसी संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से निर्माण हुआ, सदस्यों ने क्या बातें कही, किस तरह से भाषा आया, किस तरह से सारे अनुच्छेद आए, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखते हैं कि इतिहास के आधार पर किस तरह से इसमें व्यवस्थाएं और बहुत सारे अधिनियम आए थे और उस अधिनियमों में कहाँ पर किसका प्रभाव ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझेंगे। दोस्तों, आपको पता है, अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि भारत देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी, कई देशों के द्वारा भेजी गई कंपनियां थी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से नॉर्मली आई थी। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगालों की आई थी, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे। सब व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे और यहाँ पर व्यापार उन्होंने किया भी। लेकिन साथ साथ एक और कंपनी आई ब्रिटेन के द्वारा एक कंपनी आई ब्रिटेन देश से, और उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो भी अन्य कंपनियों के द्वारा, जैसे डच, डेनिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग आए थे, उसी तरह से ये भी व्यापार करने के उद्देश्य से ये भी आए थे। लेकिन इनका प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित होने लगा। ये अब व्यापारिक चीज़ों को ही नहीं देखते थे, बल्कि राजनैतिक, सैन्य, राजस्व भी देखने लगे। जब 1764 का बक्सर का युद्ध हो गया, 1764 में आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ, और इसी बक्सर के युद्ध के बाद एक निर्णायक स्थिति बनी और बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के राजस्व मामले ये देखने लगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी राजस्व कलेक्ट करने, जो कर है, जो लोगों पर कर लगाया गया है उसको कलेक्ट करते थे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कर के द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसे बहुत आने लगे, इनके पास अधिकार बहुत हो गए। लोगों से कर वसूल लेना, जबरदस्ती कुछ कर लेना, जबरदस्ती कब्जा कर लेना, ये सब सारे अधिकार तो हो गए, लेकिन इनको जिम्मेदारी कोई नहीं थी। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? इनको ये जिम्मेदारी नहीं है कि अस्पताल बनवाना है, शिक्षा व्यवस्था देखनी है, किसानों की मदद करनी है और सब सारी चीजें, शांति व्यवस्था बनानी है। ऐसी कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ राजस्व, कर कलेक्ट करने का एक तरह से दिमाग में था, और ज्यादा पैसे लेकर ये ले जाते थे। और एक खास बात यहाँ पर ये भी देखेंगे आप कि जब ये स्थिति बनी तो यहाँ इस कंपनी के जो कर्मचारी थे वो व्यक्तिगत रूप से अमीर होने लगे, वसूलते थे, भ्रष्टाचार बहुत होने लगा, कर वसूलते थे, व्यापार करते थे, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन कंपनी की जो है वो संपत्ति गिरती गई और कंपनी की दिवाला हो गई। और 1764 के बाद, मैंने आपको बताया बक्सर युद्ध के बाद, ये कंपनी राजस्व मामलों को भी देखने लगी, सैन्य मामलों को भी देखने लगी, कलेक्ट करती थी और इतना ज़्यादा धन संग्रहित करने लगी जबरदस्ती कि किसानों की दुर्गति वहाँ पर होना शुरू हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कर,
50%, 60% टैक्स लगाने लगे, और वो सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ से वसूला जाए। और मैंने आपको जैसा बताया कि जिम्मेदारी तो कोई नहीं थी कि विकास करना है, कोई भी चीज़ देखनी है, सिर्फ कर वसूलना था। अब इसको देखते हुए, क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारी भ्रष्टाचार होने लगे, तो पहली बार ब्रिटिश संसद ने एक कदम उठाया और उन्होंने एक अधिनियम, एक एक्ट पारित किया जिसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट में कुछ व्यवस्थाएं की, ब्रिटिश संसद के द्वारा ये एक्ट जो है पारित किया गया भारत के संदर्भ में, भारत की शासन व्यवस्था के संदर्भ में। इसमें क्या बातें की गई? पहली एक बड़ी बात की गई कि बंगाल का गवर्नर, जैसे कंपनी का गवर्नर होता था, जो प्रेसिडेंसी होती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे थी, मद्रास थी, संयुक्त प्रांत, ऐसे बहुत सारी प्रेसिडेंसियां थी। तो जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, वहां का जो गवर्नर का मुख्य काम होता था कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है सामंजस्य और चीजें संचालित करना, किस तरह से कंपनी की व्यवस्था। आजकल के सीईओ को आप समझते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो करते हैं, वही सेम काम उस समय बंगाल के गवर्नर या कंपनी के गवर्नर का था, और ये करते भी थे। लेकिन अब जब 1765 के बाद इनके पास राजस्व अधिकार भी आ गया, सैन्य अधिकार भी आ गया, तो अब चीजें बढ़ गई, सैन्य मामलों को भी देखना है, राजस्व मामलों को भी देखना है। तो ये जो गवर्नर का पद था, पहली बात यहां पर की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। जो गवर्नर का पद था, पहली बात ये गवर्नर जनरल के नाम से कर दिया गया। अब वो जो बंगाल का गवर्नर है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए, शासन कैसे चलाएंगे, इसके लिए एक समिति, एक परिषद जो है गठित की गई, और उसमें 4 सदस्य जो है रहेंगे। इन 4 सदस्यीय परिषद के द्वारा सलाह दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा गवर्नर जनरल का, और गवर्नर जनरल उस तरह से शासन व्यवस्था संभालेगा। और दूसरी एक बड़ी बात की गई कि जो मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रेसिडेंसियां थी, जैसे संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन करने की व्यवस्था की गई। यानी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी रिपोर्ट करनी है, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी परमिशन लेना है, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उनके अधीन में बॉम्बे और वहाँ के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो है इसके अधीन आ गए। दूसरी ये बड़ी बात की गई। तीसरी अगर हम लोग देखें एक और बात साथियों, तीसरी बात जो की गई, न्याय व्यवस्था और चीज़ों को देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, और उसकी स्थापना कलकत्ता में 1774 में कर दी गई। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 और न्यायाधीशों की व्यवस्था यहां पर इस सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जो कलकत्ता में बनाया गया सन 1774 में। और इन्हीं के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और उनका निजी व्यापार जो है वो करते थे और अपने धन को बढ़ाने लगे, कंपनी की चिंता छोड़ दिए। तो इसलिए एक और व्यवस्था की गई कि निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे, उस पर रोक लगाने की व्यवस्था कर दी गई। ये सारी व्यवस्था चलती रही। अब देखिए, इसमें 1781 में एक और अधिनियम लाया गया, और वो अधिनियम में कोशिश किया गया कि 1773 में जो कमियां थी, जो इस एक्ट में, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उसको सुधारने की व्यवस्था की गई। और 1781 में एक और संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम दिया गया। इसको हम लोग बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या बातें की गई, इसमें एक और एक व्यवस्था कर दी गई, नीचे एक संशोधन किया गया। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापना हो गई, 1781 के अधिनियम के तहत संशोधन किया गया कि जो गवर्नर जनरल है और जो परिषदी, मैंने 4 सदस्यीय परिषद बताया था आपको, वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे, इससे बरी रहेंगे। और एक और व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय व्यवस्था जो है वो बंगाल के सभी नागरिकों पर लागू होगा, और हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए उनकी हिसाब से अलग कानून बनाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो संशोधन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 में, और इसको हम बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। इसके बाद
अब हम 1784 के अधिनियम को अगर समझेंगे, फिर से एक अधिनियम आया 1784 का। दोस्तों 1784 की में पिट्स इंडिया एक्ट आया। सत्रह सौ चौरासी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या किया गया कि जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 सदस्यीय एक परिषद थी जो गवर्नर का हेल्प करता था उनके कार्यों में, उसको घटाकर 3 सदस्य उसमें कर दिए गए। जो 4 सदस्य की एक परिषद थी, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। और दूसरी एक बात की गई, जो व्यापार से संबंधित मामले थे, जो व्यापारिक मंडल था, उनके लिए एक डायरेक्टर बोर्ड बनाया गया, निदेशक मंडल, वो अब अलग व्यवस्था, ये सिर्फ व्यापारिक ढांचे को, व्यापारिक चीजों को देखेंगे, निदेशक मंडल। और राजनीति के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, एक और निकाय की। यानी ये जो नियंत्रण बोर्ड है, ये राजनीति से संबंधित मामलों को देखेगी, सैन्य मामले देखेंगी, और जो राजस्व व्यापारिक मामले हैं उसको देखेगी ये निदेशक मंडल, जो डायरेक्टर बोर्ड मैंने आपको बताया है। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई, यानी राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिए गए, उनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और यहीं से आप एक चीज देखेंगे कि द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पर हो गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर अगले एक्ट की बात करें साथियों, जैसे इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा इसके इतिहास में समझेंगे और आप देखेंगे कि इन अधिनियमों को कैसे भारत के संविधान में वर्णित किया गया है, या तो सीधे इन अनुच्छेदों को डाल दिया गया है, या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप देखेंगे कि भारत का संविधान का निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझना चाहिए। और आप समझेंगे तभी आप भारत के संविधान को समझ पाएंगे, और पूरे संविधान को हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा जाएगा, और उसके बाद आपको कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को हमने देख लिया। अब अगले अधिनियम को अगर हम देखें, अगला क्या अधिनियम था जिससे अंग्रेज और अच्छी तरीके से यहाँ पर शासन करने लगे, मतलब अच्छी तरीके से अपनी स्थिति बना लिए, शासन क्या किए, स्थिति। यहाँ 1786 का अधिनियम हम समझेंगे। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने जाने लगा, तो उसने कुछ शर्त रखी। उसी शर्तों को संशोधन करके 1786 के अधिनियम में जोड़ा गया है। ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें इसने शर्त रखा था कि जो बोर्ड था, जो कमेटी थी, जो सदस्य परिषद थी, उसने कहा कि विशेष चीज़ों में ऐसा मुझे अधिकार दिया जाए कि मैं इनके निर्णय को न मानूं। यानी जो सदस्य, जो कमेटी थी, जो परिषद था, उसको अधिकार दिया जाए कि वो उसे मानने के लिए बाध्य न हो। एक तो पहली शर्त ये थी। दूसरी एक और शर्त थी कि उसने कहा कि उसे सेनापति या चीफ ऑफ कमांडर की भी कमान दी जाए, यानी वो बंगाल का सेनापति भी हो जाए, यानी जो सैन्य मामले हैं उसका हेड, प्रमुख, वो गवर्नर जनरल जो है वो ही रहे। तो इसी के शर्तों को इसमें माना गया। और 1786 के अधिनियम में क्या किया गया, इसके दोनों शर्तों को, पहली और दोनों शर्तों को 1786 के अधिनियम में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब इसके बाद अगले अधिनियम को समझते हैं साथियों। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, आप इसको समझ लीजिए। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसमें एक व्यवस्था क्या की गई, इसमें जो मैंने आपको बताया था बंगाल के गवर्नर, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर पर जो है इनका अधिकार हो गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का, इनकी शक्तियों को और बढ़ाया गया। यानी जो और भी विभाग हैं उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई इन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के ऊपर। पहली बात तो ये की गई इसमें। दूसरी एक और खास बात की गई कि जो कंपनी का व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 साल का एकाधिकार का जो है 20 साल बढ़ा दिया गया इसके व्यापार के एकाधिकार को, कि भारत में यही व्यापार करेगी। इसकी जो अवधि थी इसको 20 साल और बढ़ा दिया गया। यानी ये 1793 का अधिनियम है और 1813 तक ये एकाधिकार है, यही एक कंपनी भारत में
ब्रिटेन की तरफ से व्यापार करेगी, इसके एक अधिकार को बढ़ाया गया। एक और बात की गई, तीसरी बड़ी बात, कि अब जो परिषद, जो मैंने बताया परिषद, उसके जो सदस्य थे और कर्मचारियों के, कंपनी के कर्मचारियों के और परिषद के सदस्यों की जो सैलरी है उसका भुगतान भारत, बंगाल के जो राजस्व को कलेक्ट किया जाता है, जो बंगाल के राजस्व को कलेक्ट किया जाएगा उसी से उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। एक ये व्यवस्था की गई 1793 के एक्ट में, जो चार्टर एक्ट 1793 का था, इसमें ये मुख्य बातें की गई, बड़ी बातें की गई हैं। और बात की गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ऐसा नहीं कि ये मनमाना आके कुछ भी करे, कुछ भी आदेश दे दे, ऐसा नहीं किया गया। एक लिखित विधि कानून बनाई गई, उसी के माध्यम से अब ये शासन करेंगे, जो गवर्नर जनरल आएंगे उसके आधार पर, यानी संविधान बनाने के, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसे व्यवस्था शुरू होने लगी। एक लिखित पुस्तक बनाई गई, उसके आधार पर बंगाल में शासन किया जाएगा। जैसे आज के समय में संविधान है, उसके आधार पर सरकारें जो हैं शासन यहाँ पर करती हैं। एक ये बड़ी बात हो गई। और एक और बात यहाँ पर देखेंगे कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद और परिषदीय सदस्यों का पद है, इस पर आने के लिए, इस पर व्यवस्थित होने के लिए, इस पर आरूढ़ होने के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो भारत में कम से कम 12 साल निवास किया हो, 12 साल का अनुभव हो भारत में रहने के लिए, तभी वह व्यक्ति उस परिषद 4 सदस्यीय टीम में, 3 सदस्यीय टीम में, वो परिषद जो है उसमें रह सकता है, बंगाल का गवर्नर बन सकता है। ये व्यवस्था 1793 के चार्टर अधिनियम में किया गया। और 20 साल के लिए मैंने बताया कंपनी को एकाधिकार दिया गया। अब इसके बाद 20 साल के बाद एक और अधिनियम आएगा, सीधी सी बात है, उसी अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे 1813। 1793 से 20 साल बाद 1813 का अधिनियम आता है। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें एक सबसे बड़ी व्यवस्था की गई कि इसके एकाधिकार को अब समाप्त करने की बात आई। 20 साल की अवधि बढ़ाई गई थी, अब इसके एकाधिकार को, यानी अकेले यही कंपनी व्यापार करे, अब इसको समाप्त। साथियों, मैंने बताया 1813 का वो समय आ गया, वो अधिनियम पारित किया गया और 20 साल के लिए जो कंपनी का बढ़ाया गया था एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। और अब ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियों को खुला, मतलब छूट दिया गया कि वो जाकर भारत से व्यापार करें। पहले इस ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर एकाधिकार थी, लेकिन उसको समाप्त किया गया और अन्य कंपनियों को भेजा गया कि वो भारत के साथ व्यापार करें। लेकिन फिर भी चीन के साथ जो चाय का व्यापार था, उसके लिए इसके एकाधिकार को बहाल रखा गया कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए, चाय के लिए यही कंपनी, अभी इसका एकाधिकार बढ़ाया गया। एक दूसरी बात की गई साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख सकते, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है धार्मिक मामलों को लेकर। जो ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियाँ थीं, उनको भारत भेजा गया अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। यानी ईसाई धर्म की जो मिशनरियाँ थी वो भारत में आई अपने धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए। जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका भी यहाँ पे शिक्षा करने की व्यवस्था की गई, उसके विस्तार को बढ़ाने की जो है भारत में बात कही गई। एक ये बात, एक और बात की गई कि जो बंगाल में नागरिक हैं, बंगाल में जो नागरिक हैं उनको कर देने के लिए बाध्य किया गया और कर न देने पर उनको दंड जो है, उनको सजा मिलेगी। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई 1813 के एक्ट में, 1813 के अधिनियम में। और 20 वर्षों के लिए कंपनी को शासन व्यवस्था देखने के लिए इसकी अवधि 20 वर्ष बढ़ा दी गई कि जो ये कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बंगाल में यहाँ की शासन व्यवस्था को संभालेगी। ये चीज़ यहाँ पर बढ़ा दी गई। अब इसके बाद 1833 का एक अधिनियम आता है 20 साल बाद, 1813 के 20 साल बाद। साथियों, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें एक व्यवस्था की गई, इसमें केंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल। एक बड़ी बात, अभी तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था की गई कि ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी भारत में जहां जहां भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है, वहां पूरे मिलाकर ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का हो जाएगा। ये बात की गई। दूसरी एक और बात है कि जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, ये सब प्रेसिडेंसी के जो विधायिका थी, जो उनके पास कानून बनाने के अधिकार थे, उससे उनको वंचित कर दिया गया। अब वो कानून नहीं बना सकते। कानून बनेगा तो भारत का गवर्नर जनरल के ही द्वारा बनेगा, न कि वो लोग बना सकते हैं।
ऐसी व्यवस्था की गई, यानी केंद्रीकरण, सीधी सी बात है, यहाँ पे केंद्रीकरण करने की जो है शुरुआत वहां पर की गई। और तीसरी बात, 2 बात मैंने बताया आपको, तीसरी एक और व्यवस्था की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार भी करती थी, शासन भी करती थी और राजस्व कलेक्ट करती थी, अब उसके पास व्यापारिक संबंधी जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये शासन, प्रशासन, राजस्व की व्यवस्था देखेगी, ना कहीं व्यापार करेगी, यानी इसके व्यापारिक क्षमता को वंचित कर दिया गया, उन व्यापार से संबंधित मामले इसके हटा दिए गए। ये एक बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी जो है अब यहाँ पर शासन व्यवस्था देखेगी, ना व्यापार करेगी। ये 1833 के चार्टर एक्ट में एक बड़ी बात थी। एक और बात, इसमें सिविल प्रतियोगिता थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त किया गया, खुली प्रतियोगिता की गई कि इसमें जाकर अप्लाई करें। एक और बात कही गई थी, हालांकि उसे बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा फिर से खत्म कर दिया गया, कि कंपनी के किसी पद पर भारतीयों को भी रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे उनको, कंपनी के लोग, उनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, काफ़ी विरोध हुआ, डायरेक्टर्स ने विरोध किया। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया कि कंपनी के किसी पद पर भारतीय भी रह सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर समाप्त की गई। 1833 के एक्ट को हमने समझ लिया। अब इसके 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब 1853 का एक्ट हम लोग देखेंगे। अब कंपनी का जो अधिकार था व्यापार करने का, उसको खत्म कर दिया गया। अब ये सिर्फ प्रशासन व्यवस्था देखेगी, राजस्व कलेक्ट करेगी। 1853 में क्या किया गया, इसमें एक व्यवस्था की गई जो भारत के कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया, दोनों को अलग अलग व्यवस्था की गई और 6 और पार्षदों को जोड़ा गया और उसे विधान पार्षद कहा गया। आजकल के विधान परिषद को आप जानते होंगे, तो विधान पार्षद कहा गया, ये व्यवस्था की गई। और एक और व्यवस्था जो सिविल, मैंने आपको प्रतियोगिता बताया था, इसको एक तरह से खुले प्रतियोगिता के रूप में तो रखा गया, लेकिन अब इसमें भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था की गई कि भारतीय भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, ये व्यवस्था की गई। 1853 का ये एक्ट हमने देखा, अधिनियम देखा। अब इसके बाद बहुत ही बड़ा मोड़ आता है 1857 की क्रांति, सिपाहियों के द्वारा विद्रोह और एक स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हम कह सकते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ से चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, कैसे अब कंपनी के शासन को बढ़ाया गया था, लेकिन कंपनी के शासन को अब कैसे समाप्त किया जाएगा और डायरेक्ट अब ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर शासन, अब डायरेक्ट अब ब्रिटेन की संसद ही शासन करेगी, कैबिनेट ही शासन करेगी, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ के राजा ही यहाँ पर भारत में शासन करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद कैसे चीज़ें बदलती हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और पूरे संविधान निर्माण की बात करेंगे। वहाँ पर कैसे कैसे नियुक्ति हुई, कैसे चुनाव हुआ और किस अधिनियमों के द्वारा स्वतंत्रता देश को प्राप्त हुई और संविधान में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। इसके लिए अगला वीडियो आएगा और आपको पता चले, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां पर पहुंच सकेंगे उस वीडियो पर, और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और वीडियो आपको, उम्मीद क्या, मैं जानता हूँ आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में भी आई होंगी, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आ सके। तो मैंने संविधान निर्माण की बातें की हैं, संविधान निर्माण की बातों को आपको बताने की कोशिश यहाँ पर की है, आपको समझ में भी आया होगा। तो 1853 के अधिनियम तक हम लोग समझ चुके हैं। अब 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट हैं और 1935 का अधिनियम आप देखना मत भूलिएगा, और आप पाएंगे कि 1935 के जो अनुच्छेद हैं अधिनियम के, वो अपने भारतीय संविधान में या तो सीधे लिख दिए गए हैं या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिखा गया है। आप देखेंगे किस तरह से भारत का संविधान प्रभावित है इन अधिनियमों के द्वारा और भारत का शासन व्यवस्था चल रहा है। तो संविधान के पूरे क्लासेस यहाँ पर चलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।